जरा सोचिए, एक ऐसी शानदार सभ्यता के बारे में जो कांस्य युग में थी, मतलब आज से हजारों साल पहले, और अपने समय से कहीं कहीं आगे थी। लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गई, पूरी की पूरी सभ्यता। ये एक ऐसी पहेली है जो हजारों साल तक इतिहास की गहराइयों में दबी रही। तो सवाल यह है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? मतलब एक पूरी की पूरी सभ्यता 4000 सालों के लिए बस गायब हो जाए? यही वो सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर देता है। लाखों लोगों का एक पूरा समाज, और वो भी बिना कोई खास निशान छोड़े ओझल हो गया। तो चलिए, आज हम इसी ऐतिहासिक रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हैं मोहनजोदाड़ो के विशाल खंडहर। इन्हें देखकर ही बस एक नज़र में ही अंदाज़ा लग जाता है कि हमने असल में क्या खो दिया था। ये शहर, ये खंडहर, इस सभ्यता की शान और उसकी विशालता का एक जीता जगता सबूत है। तो हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है इस भूली बिसरी दुनिया की हैरान कर देने वाली खोज से। देखिए, ये खोज कोई एक दिन में नहीं हुई, इसमें लगभग 100 साल लग गए। इसकी कहानी शुरू होती है 1829 में, जब एक ब्रिटिश खोजकर्ता चार्ल्स मैसन को हड़प्पा में कुछ विशाल खंडहर मिले, पर उन्होंने गलती से उसे सिकंदर के जमाने का शहर समझ लिया। फिर कई साल बाद 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक अजीब सी मोहर पर रिपोर्ट लिखी, जिस पर एक ऐसी लिपि थी जिसे कोई नहीं जानता था। और फिर आखिरकार 1924 में सर जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने ऐलान किया कि एक पूरी की पूरी लंबे समय से भूली हुई सभ्यता खोज ली गई है। सोचिए, दुनिया के लिए कितनी बड़ी खबर रही होगी। ये शब्द खुद सर जॉन मार्शल के हैं। आप उनकी बातों में उस पल का उत्साह और उसका ऐतिहासिक वजन महसूस कर सकते हैं। ये सिर्फ एक और पुरानी जगह की खोज नहीं थी, नहीं, ये तो भारतीय उपमहाद्वीप के पूरे इतिहास को दोबारा लिखने की शुरुआत थी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। कहानी के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता असल में कितनी एडवांस थी और उनकी उपलब्धियां क्या-क्या थीं। जब हम इनकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो वो सच में हैरान कर देने वाली हैं। पहली बात, उनके शहर बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह एक ग्रिड पैटर्न पर प्लान किए गए थे। दूसरी बात, उनके पास थी दुनिया की पहली अर्बन सैनिटेशन सिस्टम, मतलब शहरी स्वच्छता प्रणालियां। तीसरी, उनकी ईंटें तक स्टैंडर्ड साइज की होती थीं, जिन्हें बड़े पैमाने पर बनाया जाता था। और तो और विशाल स्नानागार जैसी बड़ी बड़ी पब्लिक इमारतें भी थीं। अपने पीक पर यहाँ 50 लाख तक लोग रहते थे। जरा सोचिए, उस जमाने में यह सब कितना बड़ा अचीवमेंट रहा होगा। उनके शहरों का स्ट्रक्चर भी बड़ा दिलचस्प था। शहर को दो मेन पार्ट्स में बांटा जाता था। एक था गढ़ और दूसरा निचला शहर। गढ़ मतलब सिटाडेल एक ऊंचे दीवारों से घिरे एरिया में होता था, जहां शायद सारी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स होती होंगी। और फिर था निचला शहर, जो कि बड़ा रिहायशी इलाका था। ये जो दो हिस्सों वाला स्ट्रक्चर है ना, ये बताता है कि उनकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कितना हाई था। सब कुछ सोच समझकर बनाया गया था। अब जरा इस मैप पर एक नजर डालिए। सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा था। मतलब ये उस वक्त की प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी बड़े इलाके में फैली हुई थी। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई छोटी मोटी स्थानीय सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पर इनका दबदबा था। और ये बात तो शायद सबसे कमाल की है, उनकी ड्रेनेज सिस्टम, मतलब सड़कों के किनारे ढकी हुई नालियां। ये सिस्टम हजारों साल बाद के यूरोप के कई शहरों से भी ज्यादा एडवांस था। आप सोच सकते हैं, ये उनकी इंजीनियरिंग स्किल्स का एक शानदार, बिल्कुल शानदार उदाहरण है। तो चलिए, अब थोड़ा और करीब से देखते हैं कि इन शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी थी, उनकी कला कैसी थी और उनका ट्रेड यानी व्यापार कितना फैला हुआ था। सिंधु घाटी के लोग कमाल के कारीगर थे, मतलब मास्टर्स थे अपने काम के। पहला, मेटल का काम। वो तांबा, कांसा, सीसा, टिन, इन सब से औजार और गहने बनाने में माहिर थे। दूसरा, मन के बनाना। वो ऐसे खूबसूरत मन के बनाते थे जिनका व्यापार दूर दूर तक होता था। तीसरा, पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन। कुम्हार के चाक पर एक से बढ़कर एक बर्तन बनाते थे। और चौथा, और शायद सबसे खास, मोहरें बनाना। उन्होंने हजारों की तादाद में छोटी छोटी मोहरें बनाई, जिन पर जानवरों की तस्वीरें और उनकी अपनी खास लिपि खुदी हुई थी। यही सारे स्किल्स उनकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थे। और अब देखिए, ये हैं सिंधु घाटी की कला के दो सबसे फेमस नमूने। एक तरफ है ये रहस्यमयी प्रीस्ट किंग यानी पुजारी राजा की मूर्ति, और दूसरी तरफ है कांसे की बनी हुई ये मशहूर डांसिंग गर्ल या नर्तकी की प्रतिमा।
ये दोनों आर्ट पीसेस आज भी आर्ट हिस्टोरियंस के लिए एक पहेली हैं जो उन्हें अपनी तरफ खींचते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। और उनकी पहुंच, उनकी इकोनॉमिक पहुंच सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं थी। उनकी बनाई हुई मोहरें और दूसरा सामान मेसोपोटामिया तक मिला है। मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक। ये इस बात का सीधा और पक्का सबूत है कि उनका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। सबसे बड़ा रहस्य, वो अनसुलझे सवाल जो आज भी इस पूरी सभ्यता के चारों ओर एक घेरा बनाए हुए हैं। तो सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो है इनकी भाषा, इनकी लिपि। देखिए, मिस्र की पुरानी लिखावट को तो रोजेटा स्टोन की मदद से पढ़ लिया गया। क्यों? क्योंकि उस पत्थर पर एक ही मैसेज 3 अलग-अलग भाषाओं में लिखा था, जिसमें से एक भाषा लोगों को पता थी। पर सिंधु लिपि के लिए ऐसा कोई रोजेटा स्टोन आज तक नहीं मिला। और यही वजह है कि 4000 से ज्यादा सबूत मिलने के बावजूद भी हम आज तक नहीं जानते कि वो क्या लिखते थे। उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश है। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हुआ क्या था? क्या वजह थी कि ये इतनी ज्यादा एडवांस्ड सभ्यता लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास अचानक खत्म होने लगी? लोग अपने इतने शानदार शहरों को छोड़कर क्यों चले गए? शुरू में इसके खत्म होने की एक बहुत बड़ी थियरी दी गई, और वो थी आर्यों के आक्रमण की थियरी। तो चलिए जरा सबूतों को देखते हैं और पता लगाते हैं कि इस बात में कितना दम है। शुरुआत में जब मोहनजोदड़ो में इस तरह बिखरे हुए कंकाल मिले जिन्हें दफनाया भी नहीं गया था, तो सबको यही लगा कि ये किसी भयानक लड़ाई या नरसंहार का सबूत है, और इसी को आर्य आक्रमण की थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत मान लिया गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इन हड्डियों की मॉडर्न साइंटिफिक जांच हुई, और जो सच सामने आया उसने सब कुछ बदल दिया। पहली बात, ये कंकाल एक ही समय के नहीं थे। दूसरी, इनकी हड्डियों पर किसी लड़ाई या हथियार से लगी चोट का कोई निशान नहीं था। तीसरी बात, जेनेटिक एनालिसिस से पता चला कि ये कोई बाहर से आई हुई आबादी नहीं थी। और सबसे जरूरी बात, टाइम लाइन ही मैच नहीं करती। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन आर्यों के आने के अनुमानित समय से सदियों पहले ही शुरू हो चुका था। तो अगर आक्रमण नहीं तो फिर क्या? आज वैज्ञानिक कई अलग अलग थ्योरीज पर काम कर रहे हैं। एक है क्लाइमेट चेंज। हो सकता है कि मानसून कमजोर पड़ गया हो, जिससे भयंकर सूखा पड़ा और खेती करना नामुमकिन हो गया। दूसरी थ्योरी है नदियों का रास्ता बदलना। हो सकता है किसी भूकंप जैसी बड़ी घटना ने सिंधु नदी का रास्ता ही बदल दिया हो और शहर पानी के बिना वीरान हो गए। और एक और वजह हो सकती है इकोलॉजिकल स्ट्रेन, मतलब आबादी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने जंगल काट दिए, जमीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, और धीरे धीरे सारे संसाधन ही खत्म हो गए। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, शहरों का अंत हुआ था, लोगों का नहीं। ऐसा नहीं कि सब लोग मर गए। आबादी धीरे धीरे पूरब की तरफ शिफ्ट हो गई और छोटे छोटे गांवों में बस गई, और उनकी संस्कृति, उसके कई हिस्से सदियों तक जिंदा रहे। तो आखिर में हम घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं। लाखों लोगों की एक पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो गई। उनके शहर आज हमारे सामने हैं, पर उनकी बातें, उनकी कहानियां, उनकी आवाज खामोश है। और जब तक हम उनकी भाषा को, उनकी लिपि को पढ़ नहीं लेते, क्या हम कभी भी उनकी असली कहानी जान पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा के लिए एक गहरा रहस्य ही बना रहेगा।